अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सैलाब की वजह से अब मोटरवे भी बंद कर दी गई है। क्या तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर में जलसा करने जा रही है। जलसा किस तारीख को होगा उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ कंप्लेन आ गई है, बड़ी शिकायत आ गई है। किधर शिकायत जमा करवाई गई है उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। कुछ मजीद खबरें पाकिस्तान से, बैरून मुल्क से कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाए। सैलाब की खबर देने से पहले सैलाब मुतासरीन के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, वो खबर मैं उनको देना चाहता हूं। खबर यह है कि जनाब आपके वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कतर पहुंच गए हैं। आपके सदर साहब इस वक्त चीन में मौजूद हैं, बिलावल साहब भी वहां पे मौजूद हैं और आपके दिलों के वजीर आजम जनाब मियां नवाज शरीफ साहब लंदन रवाना हो गए। तो एक तरफ सैलाब मुतासरीन है, दूसरी तरफ आपकी क्यादत है। कोई कतर पहुंच गया है, कोई लंदन रवाना हो गया है, कोई चीन में बैठा हुआ है और चीन में जो लोग गए हुए हैं उनके साथ बिलावल भी गए हुए हैं, सिंध से दीगर लीडरान भी वहां पे गए हुए हैं और वहां पे सारी एंगेजमेंट्स वगैरह हो रही हैं। अब ये सैलाब जिस जगह पे है इससे आगे इसने सिंध की तरफ जाना है। वहां पे कितनी तबाही होगी, वहां पे कितना नुकसान होगा मुझे नहीं पता, अल्लाह ना करे कि ज्यादा नुकसान हो। लेकिन जो सैलाब की सूरत हाल है, क्या ऐसी सूरत हाल के अंदर पूरी दुनिया के चक्कर लगाना इस वक्त जरूरी है? यकीनन कोई इंपॉर्टेंट वजह होगी, इसी वजह से वो गए होंगे। अब सैलाब से मुल्तान के करीब मोटरवे भी बंद हो गई है। ये सामने आप देख सकते हैं, ये पूरा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से वहां पे एक पूरा मैप जारी किया गया है जिसमें M5 के जो मुख्तलिफ एरियाज हैं उनके हवाले से बताया गया है कि जनाब ये एरियाज यहां ब्लॉकेज है, यहां मोटरवे बंद कर दी गई है। एक जगह पे ये सामने आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर मोटरवे का कुछ हिस्सा बह भी गया है, उसमें शगाफ पड़ गया है और ये सब कुछ सैलाब के पानी की वजह से हो रहा है। इस दफा जो सैलाब है लगता नहीं है कि ये इतनी जल्दी रिसीड होगा। ये वीडियो भी आप देख सकते हैं, ये गालिबन एक मंजिला बिल्डिंग है या दो मंजिला बिल्डिंग है। इसमें आप देख सकते हैं कि किधर तक पानी आया हुआ है। ये भी मुल्तान का एरिया यानी साउथ पंजाब का जो एरिया है वहां की वीडियो है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पानी बह के किस तरफ जाएगा और इसको रिसीड होने में, इसको कम होने में कितना टाइम लग सकता है। अब इतने दिन गुजर चुके हैं लेकिन अभी भी पानी वहां पे उसी तरीके से खड़ा है जिस तरह पहले दिन खड़ा था, बल्कि कुछ जगहों पे तो पानी में इजाफा भी हुआ है। तो ये एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड सी सूरत हाल है। अब अगर इन सारी चीजों के हवाले से वहां पे बेहतर प्लानिंग वगैरह ना की गई, गवर्नेंस बेहतर ना की गई तो वहां पे अवाम के लिए मसाइल मजीद ज्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। हामिद मीर साहब ने भी आज एक कॉलम लिखा है, उसमें टिकटॉक का जिक्र है और उन्होंने बताया कि जब वो सैलाब से मुतासरा इलाकों में गए वहां पे उन्होंने अफसरान को देखा, दीगर इंपॉर्टेंट लोगों को देखा। हर अफसर के साथ कोई टिकटॉक वाला आ रहा है, हर कोई अपनी वीडियो बना रहा है। शायद उनको ये लगता है कि अब हमें आवाम से उस तरह वोट नहीं मिलता और ये जो फॉर्म 47 का खड़ाक आ गया है, ये बाकायदा हामिद मीर साहब ने अपने कॉलम के अंदर लिखा है। तो इस वजह से जो है बस वो टिकटॉक के ऊपर अपनी मशहूरियां कर रहे हैं लेकिन अवाम को ग्राउंड के ऊपर उतना रिलीफ नहीं मिल रहा जितना बात की जा रही है या फिर जितनी चीजें आपको टिकटॉक पे नजर आ रही हैं। हामिद मीर साहब ने लिखा है जनाब कि आज की टिकटॉक हुकूमतें सोशल मीडिया पर ड्रामाबाजी के जरिए वो अवाम के दिल जीतना चाहते हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि आप जितने मर्जी, यानी ये जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जितने मर्जी टिकटॉकर्स खरीद लें, अवाम के दिल आप लोग नहीं जीत सकते। अपने आप को बदलें वरना आपके साथ वही हो सकता है जो नेपाल में हुआ। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा कि ऐसा लगता है कि ऊपर से नीचे तक कारकर्दगी का मेयार सिर्फ अच्छी टिकटॉक वीडियोस बनाना है। चंद साल पहले तक हुकूमतें एक्टिंग कम और काम ज्यादा करती थी क्योंकि उन्हें अवाम से वोट लेने होते थे। जब से वोट की इज्जत नीलाम हुई और फॉर्म 47 का खड़ाक सामने आया है तो अवाम की बेतौकीरी बढ़ गई है। अब सियासतदानों में ज्यादा वोट लेने का मुकाबला नजर नहीं आता, टिकटॉक वीडियोस बनाने का मुकाबला नजर आता है। तो जनाब ये हामिद मीर साहब ने भी आज लिखा और उन्होंने अपने कॉलम के अंदर बाकायदा अफसरों के रैंक लिखे कि इस रैंक का अफसर जो भी उधर कोई एडमिनिस्ट्रेशन का फिर रहा होता है वो साथ उनके टिकटॉकर्स फिर रहे होते हैं। तो कितना वहां पे काम हो रहा है, यकीनन काम भी हो रहा है लेकिन ये अगर एक सीनियर सहाफी वहां पे गए हैं और उन्होंने ये चीजें नोट की और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि मुकाबला टिकटॉक पे ज्यादा है, मैदान के ऊपर मुकाबला कम है, उतना ज्यादा हमें तवज्जो मैदान के ऊपर नहीं लगती और अवाम की बेतौकीरी वहां पे हो रही है। अच्छा, अब ये सारी जगहों पे सैलाब आ गया, क्या कच्चे के जो डाकू हैं वो भी सैलाब से मुतासिर हुए? अब वो भाग के किधर जाएंगे? वैसे तो इधर से भी आ जाती है खबर कि जी वहां पे इस इदारे ने ये एक्शन ले लिया, CCD ने उसको वो कर दिया, ये कर दिया।
पिछले दिनों पंजाब के इलाके में मोटरवे से जो कुछ लोगों को अगवा किया गया था, अब उनकी एक वीडियो सामने आई है। कच्चे के डाकू ने साथ धमकी भी दी है और उन लोगों को उन्होंने पानी में खड़ा किया हुआ है और वो अपने मुतालबात को एक दफा फिर दोहरा रहे हैं। अब ये एरिया ऐसा है, ये सैलाब से भी मुतासिर होगा, इसको कहा ही कच्चे का इलाका जाता है, लेकिन उसके बावजूद ये डाकू महफूज रहते हैं और इतना अरसा हो गया है कि हम इन डाकुओं को पंजाब के अंदर भी उस तरह खत्म नहीं कर सके। क्या इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? एनीवे, ये वीडियो सामने आप देख सकते हैं और इसके अंदर उन लोगों को भी देखा जा सकता है जिनको अगवा किया गया है। बड़ी परेशान कुन वीडियो है। उम्मीद है कि इन डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई होगी और इन लोगों को बाजियाब करवाया जाएगा। अच्छा जी, पाकिस्तान भारत के मैच के हवाले से नया तनाजा सामने आ गया है। वहां पे जो मैच रेफरी थे उन्होंने पाकिस्तान के कैप्टन को कहा कि आपने टॉस के बाद भारत के खिलाड़ी से हाथ नहीं मिलाना, क्योंकि भारत की हुकूमत की ये फरमाइश थी। भारत का जो क्रिकेट बोर्ड है उसने आईसीसी को ये कहा था, तो आईसीसी और जो भारत का क्रिकेट बोर्ड है उनका गट्स जोड़ आपको नजर आया। उसके ऊपर अब हमारे जो चेयरमैन पीसीबी हैं वो ये कह रहे हैं कि जी इस मैच रेफरी को फारिग किया जाए। अगर इसको फारिग नहीं किया जाता तो हम मजीद मैच नहीं खेलेंगे। अब मसला ये है कि भारत ने एक झूठा इल्जाम लगा के इतना बड़ा बयानिया बना दिया और उसके बाद वो कहते हैं जी हमने हाथ भी नहीं मिलाना। फिर उनके कैप्टन ने वो फजूल जो है बातें भी की, सियासी बातें की एक मैच के मौके पे। लेकिन पाकिस्तान के जो चेयरमैन पीसीबी हैं वो तो वजीर दाखिला भी हैं पाकिस्तान के। उनसे ज्यादा कौन जानता है कि जो पाकिस्तान में रोज शहादतें हो रही हैं, जो पाकिस्तान में रोज दहशतगर्दी हो रही है, उसमें भारत मुलविस है। रोज हुकूमती वज़रा भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं, सबूत भी सामने रखे जाते हैं और पूरी दुनिया के सामने भी हम सबूत रख चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद हमें यह बड़ा गम है कि जी भारतीय खिलाड़ियों ने हमसे हाथ क्यों नहीं मिलाया। हम क्यों उनसे हाथ मिलाने के लिए इतने तैयार हैं? हम क्यों उनसे मैच खेलने के लिए इतने ज्यादा तैयार हैं? हमारे तो जो चेयरमैन पीसीबी हैं, मैंने पहले भी कहा, उनके पास तो सारे सबूत हैं। वो तो कभी कोयटा पहुंच जाते हैं, कभी दीगर जगहों पे पहुंचते हैं, वो तो वजीर दाखिला। अगर पाकिस्तान में किसी को पता है कि इन दहशतगर्दी के वाकयात में कौन कौन मुलविस है तो उसमें मोहसिन नकवी साहब चंद इंपॉर्टेंट शख्सियात में से एक हैं। तमाम सबूत उनके सामने है। तो भाई फिर हम क्यों नहीं उस तरह का स्टांस लेते? हम क्यों नहीं कहते कि हमने इनसे हाथ नहीं मिलाना? और हम क्यों बेताब होते हैं उनके साथ मैच खेलने के लिए? हम क्यों नहीं मैच से पहले बताते कि जनाब उन्होंने इतनी दहशतगर्दी की है, उन्होंने ये किया वो किया। अब एक तो जो क्रिकेट में हम जिस तरह बुरे तरीके से उनसे हारे हैं उसके ऊपर भी गौर करने की जरूरत है। अब मैच रेफरी को तो हम निकालने की बात कर रहे हैं, लेकिन जिसने हमारी क्रिकेट को इस नहज पे पहुंचाया, क्या उनका भी एहतसाब होगा? क्या उनको भी निकाला जाएगा? उस हवाले से भी थोड़ा गौर करने की जरूरत है। और दूसरा, हमें क्यों इतना दुख है कि जी भारत ने ये कर दिया वो कर दिया? हमें नहीं पता भारत क्या कर रहा है, उसकी प्रॉक्सीज क्या कर रही हैं, चाहे वो साबका फाटा के इलाके हों या वो खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाके हों या वो बलोचिस्तान के इलाके हों। मोहसिन नकवी से बेहतर कौन जानता है इन चीजों के हवाले से? तो उनको तो इसके ऊपर बड़ा सख्त स्टांस लेना चाहिए और उसके ऊपर कहना चाहिए कि जी ठीक है जी, हम भी इनसे नहीं खेलते, हम भी इनसे हाथ नहीं मिलाते। तो अपनी शिकस्त के ऊपर गौर करने के बजाय अभी ये है जी कि उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, तो भाई बड़े वो कोई नवाबजादे थे, अगर उन्होंने हाथ नहीं मिलाया तो हमारी इज्जत में कोई कमी आ गई है। आप ये चीज को हाईलाइट करें और आप साथ साथ ये भी हाईलाइट करें कि किस तरह उनकी हुकूमत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाती है। अली अमीन गंडापुर साहब आज इमरान खान साहब को मिलने गए थे अडियाला जेल, लेकिन जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस वक्त तक तो उनकी मुलाकात नहीं हो सकी थी और ना ही उनकी मुलाकात होगी। एक सूबे का वज़ीर आला है, उसको चेक पॉइंट पे रोक लिया जाता है, उसको अडियाला जेल के बाहर रोक लिया जाता है। वैसे तो आपको याद होगा कि एक गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला भी थे खालिद खुर्शीद साहब, वो जब इमरान खान साहब के साथ होते थे तो वो इतनी आसानी से उनको उस तरह रोका नहीं जा सकता था। अली अमीन साहब को हर जगह पे रोक लिया जाता है। आज तो वैसे वो अपनी पूरी काबीना को लेके वहां पे पहुंचे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वज़ीर आला जैसे ओहदे की जितनी बेतौकीरी अली अमीन साहब करवा रहे हैं शायद ही पहले किसी ने करवाई हो, लेकिन एट द सेम टाइम अली अमीन साहब आप कोई हमला करके तो जेल के अंदर नहीं जा सकते। उन्होंने खुद भी आज इस चीज के हवाले से कहा कि भाई अब हम जबरदस्ती तो अंदर नहीं घुस सकते, हुकूमत इजाजत देगी, लेकिन आगे से आप क्या रिटेलिएट करते हैं, ये वो चीज है जो उनका वर्कर पूछता है कि आपने जनाब क्या 9 मई के मुकदमात खत्म कर दिए जो आपने कहा था? क्या आपने ये कहा कि ठीक है भाई ये चीज आइन और कानून के मुताबिक नहीं हो रही, एक वज़ीर आला को रोक लेती है पंजाब पुलिस, तो कोई भी जनाब फेडरल का बंदा या कोई वजीर जो है हम उसको फिर पंजाब में भी, हम खैबर पख्तूनख्वा में भी उसको उस तरह फैसिलिटेट नहीं करेंगे, हम उनसे इस चीज में एंगेजमेंट नहीं करेंगे। देखें ना, एंड ऑफ द डे आपका भी काई नहीं होता है। आप पंजाब के हवाले से भी कह सकते हैं, कभी आप शिकायत लगाते हैं जी पंजाब ने ये कर दिया, हमारी गंदम रोक ली, कभी क्या है कभी वो है, लेकिन क्या उस तरह आप उसको हुकूमती सतह पे उठाते हैं? हुकूमती सतह पे उसका उस तरीके से उसके ऊपर एहतजाज किया जाता है जहां पे सारे वज़राए आला बैठते हैं, क्या वहां पे वो मामला उठाया जाता है? तो बहुत सारी चीजें हैं जिनके हवाले से लोग फिर क्वेश्चन करते हैं। एनीवे, आज वो अपनी काबीना के साथ वहां पे मौजूद थे, उसमें
دیگر MNA حضرات وغیرہ بھی تھے. میں دیکھ رہا تھا مینا خان افریدی صاحب بھی تھے. اس کے علاوہ دیگر جو ان کے نوجوان ہیں لیڈران وغیرہ, شاید کھٹک وغیرہ, ان سب کو بھی میں نے دیکھا, وہ بھی وہاں پہ موجود تھے اور لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ, ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ سڑک پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی. ایک جو ہے پنجاب کی حکومت کے انڈر آنے والا جو ایک جیل ہے اس میں قید ایک سابق وزیر اعظم سے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پھر اس کے اوپر لوگ تنقید بھی کرتے ہیں. اس کے اوپر حکومت پنجاب پہ بھی تنقید ہونی چاہیے کہ بھئی اینڈ آف دا ڈے تو انہوں نے ملاقات کروانی ہے. لیکن اگر ملاقات نہیں کروائی جا رہی تو حکومت خیبر پختونخوا کا رسپانس کتنا روبسٹ ہے اس کے اوپر بھی پھر کوسچنز اٹھائے جاتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 27 سپتمبر کو پشاور میں تاریخی جلسہ کرے گی. یہ علی امین گنڈا پور صاحب کا کہنا ہے. جلسے کا اعلان کر دیا گیا ہے. پشاور میں یہ جلسہ ہوگا. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ جلسہ کروایا جائے, پورے ملک سے لوگ وہاں پہ آئیں اور بنیادی طور پہ احتجاج کیا جائے وفاقی حکومت کے جو کنڈکٹ ہے اس کے حوالے سے. اور انتخابات کے اندر جو مبینہ دھاندلی ہوئی تھی, خان صاحب ابھی بھی اس چیز کے اوپر قائم ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا, دھاندلی کی گئی. اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایک ویب سائٹ نے کامن ویلتھ کی ایک مبینہ رپورٹ شائع کر دی. اب کامن ویلتھ کا بھی رسپانس سامنے آیا ہے. انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے, بلکہ ایک پریس ریلیز جاری کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جناب یہ جو رپورٹ ہے حکومت پاکستان کو اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کامن ویلتھ کی جو رپورٹ تھی وہ پہلے ہی دے دی گئی ہے اور اسی مہینے وہ رپورٹ اب کامن ویلتھ بھی جاری کر دے گا. یقیناً کامن ویلتھ کے اوپر کافی زیادہ تنقید ہو رہی ہے, کافی زیادہ ان کے اوپر دباؤ آیا ہے, جس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی اب ہم بھی اس رپورٹ کو جاری کر دیں گے, پبلک کر دیں گے. لیکن یہ رپورٹ تو حکومت پاکستان کے پاس پہلے موجود ہے. اگر اس رپورٹ کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے اور جو اب رپورٹ سامنے آئی ہے مبینہ طور پہ اگر اس کے اندر کوئی چیز ٹھیک نہیں ہے یا اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو حقائق کے منافی ہے, تو اصلی رپورٹ جو اس وقت حکومت پاکستان کے پاس یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہے اس کو کیوں نہیں پبلک کرتے؟ اور کیا اس کو اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ شیئر کیا گیا؟ نارملی تو یہ بھی روٹین ہوتی ہے کہ اس طرح کی جو رپورٹس ہیں ان کو شیئر کیا جاتا ہے. کیا کامن ویلتھ نے اس کو شیئر کیا؟ اب یہ ایک بڑی خبر بن سکتی ہے اگر کامن ویلتھ نے جب اس رپورٹ کو جاری کیا, ریلیز کیا اور رپورٹ وہی ہوئی جو پہلے ہی پبلک ہو چکی ہے, تو اس کے اندر تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے شہباز حکومت کے لیے کافی زیادہ امبیرسمنٹ ہو سکتی ہے. اچھا جی, اگلی جو خبر ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. وکیل ایمان مزاری صاحبہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب سرفراز ڈوگر صاحب کے خلاف ورک پلیس پر ہراسمنٹ کا کیس کر دیا ہے, کمپلین درج کروا دی ہے. ان کے ہسبینڈ نے اس حوالے سے ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا. خود ایمان مزاری صاحبہ نے بھی ایک ٹویٹ بھی کیا ہے اور ان کے جو ہسبینڈ ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ مختلف جگہوں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر وہ درخواست جمع کروانے کی کوشش کرتے رہے, لیکن کسی نے وہ درخواست نہیں لی. اور پھر پتہ چلا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہی ایک جج ہیں سمن رفت صاحبہ, ان کی زیر صدارت یہ کمیٹی کام کرتی ہے جو ورک پلیس ہراسمنٹ کو دیکھتی ہے. تو پھر ان کے جو آفس ہے یا ان کا جو بھی چیمبر ہے وہاں پہ وہ کمپلین جمع کروا دی گئی ہے اور اس کی ریسیونگ بھی مل گئی ہے. اور دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ ایمان مزاری صاحبہ نے سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف کمپلین درج کروا دی ہے اور کہا ہے کہ جناب ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. اب یہ کافی بڑی جو ہے وہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں ڈیولپمنٹ ہے. ایمان مزاری صاحبہ نے کہا ہے کہ جی جنسی امتیازی اور دھمکی آمیز اور نامناسب رویہ روا رکھا گیا. چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو ہراساں کیا اور ان کو ہراساں کرنے کا مرتکب قرار دیا جائے, یہ ان کی پریئر ہے بنیادی طور پہ اس شکایت کے اندر. ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی پریئر کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ جو مجاز اتھارٹی ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھی یہ چیزیں بھیجے. اور یہ جو ان کی کمپلینٹ ہے جو انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں جمع کروائی ہے وہ بنیادی طور پہ انہوں نے پوسٹ کر دی ہے, ارسال کر دی ہے ان کے پتے پہ. اب دیکھتے ہیں کہ جب سپریم جوڈیشل کونسل کو یہ رپورٹ ملتی ہے یا پھر یہ شکایت ملتی ہے تو اس کے اوپر کیا کارروائی کی جاتی ہے. اور اسی طرح یہ جو ہراسگی کے حوالے سے کمیٹی ہے وہ اس کے اوپر تحقیقات کر کے کیا فیصلہ کرتی ہے, تحقیقات آگے بڑھتی ہیں یا نہیں بڑھتی. اس سے پہلے ایمان مزاری صاحبہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک اور درخواست بھی دے چکی ہیں کہ اس دن صبح 9 بجے سے 11 بجے تک کی جو فوٹیج ہے اس کورٹ نمبر 1 کی جہاں پہ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ان کا ایک تلخ مکالمہ ہوا, وہ فوٹیج جو ہے اس کو پریزرو کیا جائے اور اس کی ایک کاپی ان کو بھی دی جائے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.